1942 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद करवाने के लिए देश के बाहर अफगानिस्तान के रास्ते, रूस के रास्ते जब जर्मनी पहुंचे तो उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। तो हिटलर से मुलाकात की तो जर्मनी में एक शब्द आता है फ्यूरर। फ्यूरर का जर्मनी भाषा से अगर हिंदी करें तो अर्थ होता है नेता। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए गए तो हिटलर को वहां जर्मनी में फ्यूरर कहा जाता है। तो हिटलर ने खुद नेताजी को कहा फ्यूरर ऑफ इंडिया, माने भारत के नेताओं का नेता। नेतृत्व में कौन कौन से गुण हो, नेताजी में कौन कौन से गुण थे, उसकी अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो नेतृत्व को अनुशासित होना चाहिए, अनुशासन ये पहला गुण है। उसके बाद नेतृत्व में योग्यता होनी चाहिए, नेतृत्व में निर्भीकता होनी चाहिए, नेतृत्व में त्याग की भावना होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो स्वदेशी का प्रेम होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज जिन बातों को बार बार बताते हैं, सरलता के साथ, सहजता के साथ बता जाते हैं कि हमें सदा उत्साह में जीना चाहिए। तो नेतृत्व का एक सबसे अनिवार्य गुण है कि नेतृत्व को सदा उत्साह में जीना चाहिए, सदा उत्साही होना चाहिए। नेतृत्व में फिर अगला गुण पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे बताते हैं कि अच्छा वक्ता होना चाहिए। नेतृत्व का एक और गुण है कि उसके अंदर दुख सहने की, अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए। वो द्वेष रहित हो, उसकी दूरदृष्टि हो, वो कर्मठ हो, वो साथियों को सहयोग करे, वो खुद कार्य करे और अपने साथियों को श्रेय दे, सम्मान दे, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी भी कहा है। नेतृत्व ऐसा हो जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। नेतृत्व ऐसा हो वो खुद लगातार सीखने की इच्छा रखे, निरंतर स्वाध्याय करे। नेतृत्वकर्ता के अंदर ये अनिवार्य गुण होता है कि वह टीम वर्क के साथ काम करे। कोई व्यक्ति अगर खुद काम कर सकता है तो वो अच्छा कार्यकर्ता तो हो सकता है, लेकिन अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। नेतृत्वकर्ता के अंदर एक और अनिवार्य गुण है कि वो प्रेरक हो। नेतृत्वकर्ता के अंदर और गुण होना चाहिए कि वो परिस्थितियों को समझने वाला हो, वो दृढ़ निश्चयी हो, वो लगातार प्रयास करते रहे, वो असफलता से कभी हार ना माने। ये नेतृत्व के सामान्य गुण अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर शोध करने वाले व्यक्तियों ने लिखे हैं। अब अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन गुणों की कसौटी पर कसते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये सारे के सारे गुण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर जन्मजात थे या उन्होंने विकसित किए और जीवन भर वो इन गुणों के अंदर जीते रहे। बहुत बार ये लगता है कि नेतृत्व एकदम करिश्मे के साथ तैयार होता है, करिश्मे के साथ कभी नेतृत्व तैयार नहीं होता। और बहुत बार तो ये लगता है कि जब कोई अच्छा नेतृत्व करता होता है तो उसको जीवन में सम्मान नहीं मिलता। नेताजी की भी अगर बात की जाए तो नेताजी को भी उस समय भारत में बहुत से लोगों का अपमान सहन करना पड़ा। नेताजी का महत्व कितना है, नेताजी के कारण भारत को क्या क्या मिला, इसके लिए एक छोटी सी घटना की चर्चा हम यहां पर करना चाहेंगे। अपने भारत में पश्चिमी बंगाल में एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली आए। वो उस समय पश्चिम बंगाल के जो कार्यवाहक राज्यपाल थे श्री पीबी चक्रवर्ती जी, जो पहले पश्चिमी बंगाल के हाई कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, उनके राज्यपाल के भवन में आकर ठहरे। तो ऐसे ही अलग अलग विषयों पर बात करते करते पीबी चक्रवर्ती जी ने नेताजी से पूछा, मिस्टर एटली से पूछा कि 1947 में आपने भारत को आजादी क्यों दी? 1947 से पहले दूसरा विश्व युद्ध आप जीत चुके थे। 1947 से पहले दूसरे विश्व युद्ध में आपने जर्मनी को, जापान को, इटली को पराजित कर दिया था, परमाणु बम आपने बना लिया था, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। भारत के अंदर भी 1947 में ऐसी कोई बड़ी शक्ति नहीं रह गई थी। महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया था वो 1945 आते आते फ्लॉप हो चुका था। उसके अंदर करो या मरो का जो नारा दिया था उसके अंदर भी कोई भावना देशवासियों के अंदर नहीं रह गई थी। तो महात्मा गांधी का प्रभाव नहीं था, कांग्रेस का प्रभाव नहीं था। देश में आप बड़ी एक विश्व शक्ति थे और आपने ये जो पुल बनाए हैं, ये जो बिल्डिंग बनाई है, राष्ट्रपति भवन बनाया है, संसद बनाया है, रेल की पटरियां बनाई है, ये सब आपने इतनी मजबूत बनाई है कि जो 100, 200, 500, 1000 साल तक चल सकती हैं। तो आपने 1947 में भारत को आजाद क्यों किया? तो मिस्टर एटली जो 1945 से लेकर 1951 तक भारत को जब आजादी मिली, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो उसने उत्तर दिया
कि हमें भारत को छोड़ने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण हमें भारत को छोड़ना पड़ा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस आजाद हिंद फौज के पीछे पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी। एटली ने आगे बताया कि हम भारत के ऊपर राज करते थे वो अंग्रेजों की बदौलत नहीं करते थे, हम भारत के ऊपर राज करते थे भारतीय सेना की बदौलत। और उस भारतीय सेना, भारतीय लोगों की श्रद्धा ब्रिटेन के राजमुकुट में थी, ब्रिटेन की महारानी में थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना ने यद्यपि पूरी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम किया वो ये बड़ा काम किया कि उन सारे सैनिकों की, उन भारतवासियों की श्रद्धा ब्रिटेन के राजमुकुट में खत्म कर दी। तो नेताजी का इतना बड़ा योगदान है। ब्रिटेन ये मानता था भारत को आजादी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी के कारण मिली है। उन्होंने आगे बताया कि 1945 में जब आजाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया, 1946 में जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पूरा देश आजाद हिंद फौज के साथ खड़ा हो गया। ब्रिटेन की सेना, जो भारत में रॉयल नेवी के नाम से जानी जाती थी, उसने मुंबई में, कराची में विद्रोह कर दिया। दीवारों के ऊपर अंग्रेजी विरोधी नारे लगने लगे, लोग सड़कों पर उतरकर अंग्रेजों के विरुद्ध चलने लग गए। भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को गोली मारना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में लगातार ये खबरें पहुंचने लगी कि भारत अब जलता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है, हमने अगर भारत को नहीं छोड़ा तो हम सब यहीं जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए नेताजी के कारण हमें देश को छोड़ना पड़ा। नेताजी के दूसरे अगर कुछ गुणों की हम बात करें तो नेताजी का स्वदेश प्रेम कितना था, नेताजी के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की उत्कंठा कितनी थी, इसको समझने के लिए एक छोटी सी घटना है। 1920 के दशक में देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने कलकत्ता के अंदर जो महापालिका के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, उन चुनाव में विजय हासिल की। खुद वो महापौर बने और उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नेताजी की नियुक्ति की। तो उस समय राज अंग्रेजों का था, सिर्फ महापालिका उनके अंतर्गत थी। तो नेताजी ने उस समय महापालिका का ढांचा, उसकी व्यवस्थाएं 1 साल के अंदर ही बदल दी। 1 साल के अंदर कलकत्ता के जिन चौराहों का, जिन गलियों का नाम अंग्रेजों के ऊपर था, अंग्रेजों का राज रहते रहते नेताजी ने उन सब का नाम भारतीयों के ऊपर रख दिया था, भारतीय नामकरण कर दिया था। आप नेताजी की हिम्मत देखिए। 1920 के दशक में राज अंग्रेजों का है, अंग्रेज बार बार दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। उस समय नेताजी ने, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो नगर पालिका में जितनी भर्ती होती थी वो सब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की भर्ती करते थे। इतनी व्यवस्था परिवर्तन की उत्कंठा नेताजी के हृदय में थी। नेतृत्व का एक और गुण होता है कि वो निरंतर संघर्ष करे। तो संघर्षशीलता नेताजी के अंदर कैसी थी कि अंग्रेज लगातार नेताजी को जेल में भेजते रहे। 1921 से लेकर 1932 तक, फिर 1940 से लेकर 1941 तक, और 1933 से लेकर 1936 तक तो नेताजी को देश से निकाला दे दिया कि आप या तो यूरोप में चले जाओ, नहीं तो आपको जेल में सड़ा सड़ा कर मार दिया जाएगा। नेताजी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार जेल में रखा गया। और हर बार जब कांग्रेसी नेताओं को जेल में भेजा जाता था तो उन नेताओं को जेल में सुविधा दी जाती थी। नेताजी को जब जेल में भेजा जाता था तो हर बार उनका 10 से 15 किलो वजन कम होता था, और वो जेल से बाहर तभी आते थे जब उनकी हालत ऐसी हो जाती थी। अंग्रेज सरकार ये सोचती थी कि अब इनको कुछ दिन भी जेल में रखा, ये यहाँ पर मर गए, शहीद हो गए तो भारत में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी हालत बहुत खराब करके अंग्रेज देश के जेल के बाहर निकालते थे। नेताजी के अंदर कितनी संघर्षशीलता थी। जैसे रामलीला मैदान में हमने लाठियां खाई हैं, संघर्ष किया है, ऐसे ही नेताजी निरंतर संघर्ष करते थे। 26 जनवरी 1931 को उन्होंने कलकत्ता में एक मार्च निकाला पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर। उस समय अंग्रेजों ने ऐसा लाठीचार्ज किया कि उनके दोनों हाथ टूट गए। नेताजी बहुत बुरी तरह से घायल हुए। तो नेताजी के व्यक्तित्व में निरंतर संघर्षशीलता थी, कभी भी वो रुके नहीं, कभी भी वो झुके नहीं। नेतृत्व की एक और विशेषता है दूरदृष्टि। नेताजी की दूरदृष्टि कितनी अधिक थी ये आपने अभी महापालिका में देखा। उसके बाद 1938 में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो 1938 में अध्यक्ष बनते ही नेताजी ने सोचा था कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के बाद का भारत कैसा होगा, इसके लिए 1938 में नेताजी ने योजना आयोग की स्थापना की थी।
विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपना भारत पीछे ना रहे, इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में ही 1 साल के लिए वो अध्यक्ष रहे। उसमें उस समय के महान वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया थे, उन विश्वेश्वरैया वैज्ञानिक को साथ लेकर दूसरे वैज्ञानिकों को दल बनाकर विज्ञान परिषद की स्थापना कर दी थी कि भारत के आजादी के बाद भारत विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, योजना के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में किसी से पीछे ना रहे। 1933 से 1936 तक जब वो लगातार बाहर रहे तो नेताजी की दूरदृष्टि देखिए कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष तो चल रहा है, लेकिन उनका चिंतन सदैव इस बात पर रहता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, भारत की चिकित्सा व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कृषि व्यवस्था, भारत के अंदर विज्ञान तकनीकी कैसी होगी। तो इनके लेकर लगातार उनका चिंतन चलता था। तो 1933 से लेकर 1936 तक लगातार उन्होंने यूरोपीय देशों में जब भ्रमण किया तो वहां की व्यवस्थाओं को देखा और उसमें से अच्छे अच्छे बिंदु वो लिखते रहे, उनको ग्रहण करते रहे कि भारत जब आजाद होगा तो हमें ऐसा भारत बनाना है। 1943 में जब नेताजी जापान में थे तो जापान में 1943 में नेताजी ने सोच लिया था कि भारत को आजादी तो मिलने वाली है, लेकिन अगर अंग्रेजों ने ऐसे ही आजादी दे दी और हमारे पास व्यवस्था परिवर्तन का कोई विकल्प ना रहा तो ये अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की हालत तो और ज्यादा खराब होने वाली है। भ्रष्ट किस्म के नेता व्यवस्थाओं के ऊपर बैठ जाएंगे और वो भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ऐसा नेताजी ने पहले ही महसूस कर लिया था। तो 1943 में ही जापान में रहते रहते नेताजी ने अलग अलग दल बनाए थे अलग अलग व्यवस्थाओं पर शोध करने के लिए। उनको रूस में, उनको स्पेन में, उनको फ्रांस में, उनको जर्मनी में, दूसरे अलग अलग देशों में वो भेजते रहते थे कि अलग अलग व्यवस्थाओं के ऊपर आप शोध करते रहो ताकि भारत को आजादी मिले तो तुरंत भारत को विकास के रास्ते पर डाला जा सके। दूरदृष्टि नेतृत्व का एक बड़ा गुण है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर था। पूज्य स्वामी जी महाराज भी लगातार दूरदृष्टि के साथ ये चिंतन करते हैं कि आगे जो शहीदों ने सपना देखा था वो व्यवस्थाएं कैसी हों, उनके अंदर परिवर्तन कैसा हो, भारत का 20 साल के बाद स्वरूप कैसा होना चाहिए, 50 साल के बाद स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो दूरदृष्टि नेतृत्व का एक अनिवार्य गुण है। नेताजी का प्रभाव बड़ा करिश्माई था, उनका व्यक्तित्व करिश्माई माना जाता है। उनके साथ एक मेजर रहे हैं फौज में, उनके जो साथी रहे हैं शाहनवाज खान, वो आजादी के बाद भी रहे हैं, आजादी के बाद जीवित भी रहे हैं। वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं नेताजी के बारे में और वो कहते हैं कि नेताजी का व्यक्तित्व करिश्माई था। जब हम नेताजी को देखते थे तो उनके अंदर कभी एक सैनिक नजर आता था, कभी एक साथी नजर आता था, कभी एक योद्धा नजर आता था, कभी एक सेनापति नजर आता था, कभी एक राजनीतिक विद्वान नजर आता था, कभी एक कूटनीतिक नजर आता था। जब वो घर में रहते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे सामान्य भारतवासी कोई रह रहा है। जब वो मोर्चे पर होते थे तो ऐसा लगता था कि एक सैनिक युद्ध कर रहा है, एक सर्व गुण संपन्न सेनापति मोर्चे का नेतृत्व कर रहा है। और अब जब वो आजाद हिंद सरकार के सेनापति के रूप में किसी सभा को संबोधित करते थे तो ऐसा लगता था कि विश्व स्तर का कोई बड़ा राजनेता संबोधन कर रहा है। तो शाहनवाज खान लिखते हैं कि नेताजी का प्रभाव सिर्फ भारतवासियों पर नहीं होता था, भारतीय मूल के लोगों पर नहीं होता था, विदेशी व्यक्ति भी उनके सामने आकर नतमस्तक हो जाते थे। ऐसा उनका प्रभाव था, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उनका करिश्माई व्यक्तित्व कैसा था, इसकी एक छोटी सी घटना की चर्चा हम करेंगे। 1938 के बाद 1939 में पूरे देश में, पूरे विश्व में यह वातावरण बन गया था कि अब विश्व युद्ध होगा। जर्मनी, जापान और इटली ये सब ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की लड़ाई उन्होंने तैयारी कर ली थी और उसमें यह लगता था कि इस वातावरण में अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना बहुत आसान है। तो वो महात्मा गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से, दूसरे नेताओं से बार बार कहते थे कि अभी युद्ध हो रहा है, अंग्रेज मुसीबत में हैं, चारों ओर से इनके ऊपर दबाव है। अब अगर हम थोड़ा सा संघर्ष करें, थोड़ी सी लड़ाई छेड़ दें, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें तो अंग्रेजों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। जनता तो यह कहती थी कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो भोला भाला व्यक्ति था, देशभक्त नागरिक था, वो भी चाहता था कि पूर्ण स्वतंत्रता मिले। लेकिन कुछ नेता ये चाहते थे कि अंग्रेजों से अब हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेंगे, अब तो हम अंग्रेजों की युद्ध में सहायता करेंगे जिससे कि विश्व युद्ध में वो विजयी हों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और दूसरे कांग्रेस के नेताओं का इस बात पर मतभेद था। तो 1939 में
जब दोबारा अध्यक्ष बनने की बात आई तो गांधी जी ने कहा कि मेरी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ नेताजी खड़े हुए, एक तरफ सारे नेता खड़े हो गए कि नेताजी को हराना है। लेकिन नेताजी का व्यक्तित्व देखिए, 203 मतों से नेताजी ने पराजित किया और गांधी जी को यह कहना पड़ा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। नेताजी लोकतांत्रिक तरीके से विजयी होकर आए थे, वो भारत को आजादी दिलवाना चाहते थे, लेकिन उस समय के नेताओं ने नेताजी का सहयोग नहीं किया। 3 महीने बाद ही नेताजी को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने हार कर अपना त्याग पत्र दे दिया, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर कोई आंच नहीं आती। इसके बाद 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी चले गए। जर्मनी से हिटलर की मुलाकात की बात हमने अभी की है। नेताजी का स्वाभिमान कितना था, उनकी हिम्मत और हौसला कितना था, उसकी चर्चा हम करेंगे कि नेताजी जब हिटलर से मिले तो हिटलर ने उनको नेताओं का नेता कहा। उसके बाद नेताजी ने हिटलर से सहयोग की चर्चा की, पूरे स्वाभिमान के साथ की। फिर चलते चलते अंतिम क्षणों में नेताजी ने कहा कि हिटलर ने एक पुस्तक लिखी थी माइन काफ के नाम से, उसमें भारतीयों के बारे में गलत गलत टिप्पणियां लिखी थी। तो नेताजी का स्वाभिमान देखिए कि हिटलर जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है थी, उस समय हिटलर के सामने जाकर उन्होंने कहा कि आपने अपनी आत्मकथा में भारतीयों के बारे में और भारत के बारे में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल गलत है। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इन गलत बातों को आप निकाल दें। अगला संस्करण जब छपे तो इन भारत के बारे में गलत बातों को निकाल कर ही आप संस्करण छापें। और हिटलर को वह बात माननी पड़ी। यह नेताजी का हौसला है। एक गुलाम देश का नागरिक, उस समय जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो पूरी दुनिया को विजित करने का सपना देखता था, उसके सामने अपने हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपनी बात को रखता है। कूटनीति के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो एक राजनेता के अंदर कूटनीति के जो गुण होने चाहिए, चाणक्य ने कूटनीति दी। चाणक्य जी के बाद हमने कूटनीति को भुला दिया। थोड़ी सी कूटनीति की याद हमें समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने दिलवाई। उनके शिष्य शिवाजी ने फिर पूरे मुगलों को देश के बाहर खदेड़ा। जब जब हमने चाणक्य नीति को याद किया तब तब हम विजयी होते रहे। नेताजी की कूटनीति भी कितनी अधिक थी, इसको देखने के लिए एक छोटी सी घटना की चर्चा हम करेंगे। 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने अर्जी आजाद हिंद फौज की स्थापना भारत के बाहर कर दी। व्यक्ति वही थे, सेना वही थे, जो कुछ लोग थे उनका मंत्रिमंडल उन्होंने बना दिया और यह घोषणा कर दी कि आज से भारत आजाद है और यह भारत का मंत्रिमंडल है, यह भारत की सरकार है। अब अंग्रेज भारत के अंदर बैठे हैं तो यह दादागिरी है, यह गुंडागर्दी है। अंग्रेजों की छवि इससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में खराब हुई। और नेताजी ने सिर्फ सरकार नहीं बनाई बल्कि 9 देशों से उसको मान्यता भी दिलवाई। तो कूटनीति के क्षेत्र में यह माना जाता है कि यह नेताजी का बहुत बड़ा कदम था। व्यक्ति नहीं बदले, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन जैसे ही सरकार की घोषणा कर दी कि आजाद भारत की सरकार वहां पर काम करती है, तो यह बहुत बड़ा कदम नेताजी का था। कूटनीति के क्षेत्र के रूप में, कूटनीति के विद्वान के रूप में नेताजी का कोई भी मुकाबला नहीं था। नारी के सम्मान की बात की जाए तो 1943 में जब यूरोपीय देशों में नारी को यह समझा जाता था कि नारी के अंदर तो आत्मा नहीं होती, नारी को तो वोट देने का अधिकार नहीं है, उस समय नारी मातृशक्ति को साथ लेकर, माताओं बहनों को साथ लेकर नेताजी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। अमेरिका में फौज में महिलाओं की एंट्री शुरू हुई 1948 में। यूके में भी उसके बाद शुरू हुई, फ्रांस में भी उसके बाद शुरू हुई, स्पेन में भी उसके बाद शुरू हुई। और यूके में, अमेरिका में, फ्रांस में, स्पेन में जो महिलाओं को एंट्री दी गई, वो महिलाओं को नर्सिंग में एंट्री दी गई थी, क्लेरिकल जॉब में एंट्री दी गई थी। लड़ाई के मोर्चे पर आज तक भी 1-2 देश ही महिलाओं को भेजते हैं। अपने भारत में भी सेना में महिलाओं को कमीशन तो दिया जाता है, लेकिन मोर्चे पर नहीं भेजा जाता। मातृशक्ति का सबसे बड़ा सम्मान करने वाले नेताजी का यह कदम था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ही नहीं बनाई, उनको मोर्चे पर भी भेजा, उनको हथियार भी दिए। नेताजी के अंदर एक और गुण था, नेतृत्व के अंदर जो आवश्यक गुण होना चाहिए, साथियों के साथ संघर्ष करने के लिए स्वयं कभी सुविधा ना भोगना। इम्फाल मोर्चे की बात है, इम्फाल और कोहिमा में जब युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि नेताजी की सेना को, नेताजी खुद भी मोर्चे पर थे,
जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो अंतिम कार्यकर्ता काम करेगा वो मैं भी करूंगा, वो हमारे संगठन के दूसरे पदाधिकारी भी करेंगे। जब युद्ध होता था, कोई काम करने की बात होती थी, तो नेताजी खुद भी उस अंतिम कार्य को करते थे, खुद भी युद्ध के मोर्चे पर जाते थे। तो एक समय ऐसा आया कि युद्ध के मोर्चे से सेना को दूसरे मोर्चे पर जाना था, वहां पर कुछ खतरा उत्पन्न हो गया था, पूरी सेना को शिफ्ट करना था। तो जापान के अधिकारियों ने कहा कि नेताजी हम आपके लिए विमान की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि कई 100 मील पीछे अभी जाना है, आपके लिए अच्छी गाड़ी की, बख्तरबंद गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के हवाई जहाज आकाश में मंडरा रहे हैं और वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर मेरे सारे सैनिकों के लिए गाड़ी नहीं है तो मैं भी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं भी विमान में नहीं जाऊंगा, मैं भी अपने सैनिकों के साथ पैदल चलूंगा। और नेताजी ने 125-150 मील की यात्रा पैदल अपने सैनिकों के साथ बरसात में, कीचड़ में, नदियां और नालों को पार करते हुए तय की। तो साथियों के साथ संघर्ष करने का गुण, उनके जैसा रहने का गुण नेताजी के अंदर था। नेतृत्व के अंदर एक और गुण होता है कि कभी भी नेतृत्व किसी से द्वेष नहीं रखता, व्यक्तिगत द्वेष। पूज्य स्वामी जी महाराज भी किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखते, नेताजी भी किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखते थे। 1939 में जब अध्यक्ष पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो अंग्रेजों ने जेल के अंदर उनको भेज दिया, फिर उनको भारत छोड़कर जर्मनी और जापान आना पड़ा, तो भी उनके मन में द्वेष नहीं था। वो भी ये मानते थे कि गांधी जी के अंदर जो गुण है उनका प्रयोग, उनका उपयोग देश के लिए करना चाहिए। तो 6 जुलाई 1944 को टोक्यो जापान के रेडियो संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सबसे पहले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के अंदर एक और अद्भुत गुण था कि उनका समर्पण, उनका बलिदान, उनका त्याग इतना अधिक था कि उनके विरोधी भी उनके पक्ष में बोलते थे। महात्मा गांधी जी के साथ 1938-39 में जो हुआ उसकी चर्चा हमने अभी की है। तो एक बार नेताजी के गायब होने के बाद 1945 के बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी ने अंतिम यात्रा की, उसके बाद का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। तो उसके बाद एक बार अमेरिकी एक पत्रकार है लुई फिशर, उसने महात्मा गांधी से पूछा कि आप नेताजी के बारे में क्या सोचते हो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नेताजी तो देशभक्तों के देशभक्त थे। ऐसे ही एक बार फिर एक पत्रकार ने भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हो चुका था, लाखों व्यक्ति मर चुके थे, लाखों माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो चुके थे, पूरा देश जब आग में जल रहा था, तो एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा, नेताजी के बारे में जब सवाल किया तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि आज अगर नेताजी भारत में होते तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। एकमात्र नेताजी के अंदर वो काबिलियत थी जो हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चल सकते थे। तो ये नेताजी का विशेष गुण था। विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और वो सबको साथ लेकर चल सकते थे। अभी नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा, उन्होंने कहा कि अगर भारत में नेताजी को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो जो चीन आज हमें आंखें दिखा रहा है वो हमारे कदमों में होता। पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत चीन बना हुआ है, उसके स्थान पर अगर नेहरू की जगह नेताजी को प्रधानमंत्री बनाया होता, नेताजी के अनुसार नीतियां चलती, तो चीन के स्थान पर पूरी दुनिया की दूसरी ताकत के रूप में, पहली ताकत के रूप में भारत आगे बढ़ रहा होता। भारत का औद्योगिक विकास, भारत का वैज्ञानिक विकास, भारत की व्यवस्था परिवर्तन, भारत की नौकरशाही का परिवर्तन, ये सब नेताजी के द्वारा संभव था। ये इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी कहते हैं, जिनको भारत का तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। 2008 में इंडिया टुडे ने एक सर्वे करवाया कि देश में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन सा है। तो सर्वे में 3-4 व्यक्तियों के नाम दिए गए थे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेताजी को जो वोट मिले वो 27% मिले, महात्मा गांधी को लोगों ने पसंद किया 13% और जवाहरलाल नेहरू को 1% लोगों ने मत दिया, 1% लोगों ने पसंद किया। विनम्रता, करुणा, दूसरों के प्रति प्रेम, सबको साथ लेकर चलना, सबकी सुनना, ये नेतृत्व का अनिवार्य गुण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में ये गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास जब भी कोई जरूरतमंद आता था, जब भी कोई शिकायत लेकर आता था, चाहे वो कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, वो उनकी बात जरूर सुनते थे, उनका समाधान जरूर करते थे। और जो घायलों के लिए हॉस्पिटल बना होता था,
उस समय जो मलेरिया और दूसरी बीमारियां फैलती थी, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में चले जाते थे, तो नेताजी का एक नियम था कि वह बीमारों की, रोगियों की, दुखियों की सेवा निरंतर करते थे, निरंतर हॉस्पिटल में जाते रहते थे। खुद ये चेक करते थे कि उनको दवाएं कैसी मिल रही हैं, उनको खाना कैसे मिल रहा है, उनका ठीक से मन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उनका ठीक से ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। तो करुणा और विनम्रता का भाव बहुत जरूरी है।